क्या बिना पैसे के पैसा कमाया जा सकता है? वेल दैट्स डिबेटेबल। लेकिन क्या बिना प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जा सकता है? एब्सोल्युटली यस। अब ये कैसे कर सकते हैं, चलिए आज के एक्सप्लेनर में बताती हूँ। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी गुरप्रीत। सो बेसिकली रियल एस्टेट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि वो टिपिकल तरीका कि बहुत सारी लैंड खरीदनी है, बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदनी है, बहुत सारा कॉर्पस हमें चाहिए। वेल दैट्स वन वे टू डू इट। लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं कि हम बिना प्रॉपर्टी खरीदे भी रियल एस्टेट में घुस सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिटर्न्स भी अर्न कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, इसके लिए कंप्लीट गाइड इस वीडियो में आपको मिलेगा। सो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। सो एक बार देख लेते हैं आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो रीसेंट न्यूज, एक रिपोर्ट आई है रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर, सबसे पहले तो वो डिस्कस करेंगे। इससे आपको, अगर आप बिगिनर हैं तो भी आपको आइडिया लगेगा कि रियल एस्टेट कैसे ग्रो कर रहा है, अभी क्या जो है ना क्या स्टार्ट चल रहे हैं, और अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी लैंडस्केप डिस्कस करेंगे। अगर आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पर डिस्कस होगा। कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं वो डिस्कस होगा, और इन्वेस्टिंग की आपकी अप्रोचेस कैसी रहने वाली हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। और फिर हम बात करेंगे कि इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रीसेंट न्यूज़ के साथ। रिसेंटली क्या है, एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है, रियल एस्टेट कंसल्टेंट वेस्टियान के थ्रू ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया का जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स 41% बढ़ी हैं ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर से अगर हम बात करें तो पिछले साल का जो जुलाई से सितंबर का पीरियड था और इस साल का जो जुलाई से सितंबर का पीरियड था, अगर ईयर ऑन ईयर उसमें देखा जाए तो 41% इंक्रीज जो है ये हमें देखने को मिला है। इसके अलावा ये कहा गया है कि अगर क्वार्टर वाइज अगर देखा जाए तो इस क्वार्टर और इससे पिछले क्वार्टर का कंपैरिजन अगर किया जाए तो उसमें हाउएवर डिक्लाइन जो है वो देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 69% का डिक्लाइन जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिला है। ईयरली बेसिस पर, सालाना आधार पर अगर देखें तो 41% इंक्रीज हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। इसके अलावा एक और अच्छी चीज़ ये कही गई है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में देखने को मिला है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उनका जो शेयर है, उनकी जो हिस्सेदारी है वो 27% जो है वो इंक्रीज हुई है। अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें सेम क्वार्टर को तो 46% इंक्रीज हुई है। वहीं डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, अगर हम इंडियन इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनका शेयर हालांकि डिक्लाइन हुआ है 43% अगर कंपेयर किया जाए सेम क्वार्टर से लास्ट ईयर और इस साल के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर घटा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का शेयर इंक्रीज हुआ है। सो बेसिकली इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें कही गई हैं। अभी हम सबको पता है कि थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, वॉर्स चल रहे हैं, तो स्टॉक मार्केट पर इसका असर तो देखने को मिल ही रहा है। हाउएवर इसमें बोला गया है कि उसके बावजूद भी, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद भी एक अच्छा आउटलुक मेंटेन किया गया है इस रिपोर्ट में रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर कि आगे ग्रो कर सकता है। साथ ही इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो ऑफिस स्पेसेस है ना, जो ऑफिस के बहुत सारे स्पेसेस हमें नजर आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज नजर आती हैं, तो उसमें जो है इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, क्योंकि जो वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर है वो धीरे धीरे और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लोगों को ऑफिस फिर से बुलाया जा रहा है। बीच में जो डिप आया था कोविड पैंडेमिक की वजह से, वो फिर से अब रीगेन कर रहा है और वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ऑफिस स्पेसेस की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो सकती है और इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स बूस्ट होगा तो अल्टीमेटली रियल एस्टेट सेक्टर पर वो नजर आ सकता है। सो ये बेसिक न्यूज़ थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं ज़्यादा, इंडियन इन्वेस्टर्स थोड़ा कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। हालांकि जो एक कॉमन आउटलुक है, अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छा पर्सपेक्टिव मेंटेन है, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है रियल एस्टेट में। अब आपको मैं आपके काम की बात पर लेकर चलती हूँ। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आ जाता है रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है तो या तो आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। इनडायरेक्टली पर भी हम लोग आएंगे। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें इनकम जनरेट करनी है, हमारे पास जो है ना कैपिटल आना चाहिए, हमारे पास रिटर्न्स आने चाहिए। बेसिक मोटिव ये होता है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो
रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इसमें क्या है कि आप अपार्टमेंट्स, सिंगल फैमिली होम्स आ जाते हैं, स्टूडेंट हाउसिंग के लिए अपार्टमेंट्स आ जाते हैं, जो नॉर्मल पीजी वगैरह हम लोग देखते हैं, या सिंगल फैमिली को जो रेंट पर घर दिए जाते हैं, अपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना इस सेक्शन में कवर हो जाती हैं। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं, इस तरीके की ज़मीन आप परचेज़ कर सकते हैं, इस तरह का जो है इन्वेस्टमेंट आप डाल सकते हैं। यहाँ से क्या है, आपको रेंटल इनकम मिल सकती है, रेंट पर आप देंगे तो रेंट से आपकी इनकम आती रहेगी, लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन में आपको देखने को मिलता रहेगा। लेकिन ये है कि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में आपको भाई मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ता है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर रेंटल इनकम का जो है पोटेंशियल आता है, साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ का भी पोटेंशियल आता है। तो ये रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जो रहने वहने के घर होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। दूसरी तरह का इन्वेस्टमेंट जो आपको देखने को मिलेगा वो है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स का, जो आप भी कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या है कि थोड़ा बड़ा अमाउंट चाहिए, ह्यूज कॉर्पस आपको चाहिए होगा। यहाँ पर ऑफिस बिल्डिंग्स के जो स्पेसेस होते हैं, रिटेल स्पेसेस जो होते हैं, जहाँ पर शॉप्स वगैरह लगी होती हैं, या जो होटल्स होते हैं, बड़े बड़े छोटे होटल्स भी होते हैं, तो ऑफिस बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में आती हैं। तो ये इस तरीके की जो बिल्डिंग्स होती हैं, या इस तरीके का जो स्पेस होता है, वो जनरली हम लोग बिजनेसेस को देते हैं, वो लोग इसको चलाते हैं। तो यहाँ से भी हम लोग रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है। एक स्टेबल रेंटल इनकम अच्छी खासी आपको क्या है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या है, यहाँ पर इकोनॉमिक डाउनटर्न से इफेक्ट हो सकता है। जैसे कि वो एक अच्छा खासा एग्जांपल है इसका जीता जाता कोविड-19 पैंडेमिक। जब पैंडेमिक आया था, वर्क फ्रॉम होम हो गया और जो ऑफिस स्पेसेस की डिमांड है वो बहुत कम हो गई। तो इस तरीके की चीजें अफेक्ट कर सकती हैं कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स को। इसके अलावा एक और तरह का इन्वेस्टमेंट है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स। बेसिक है, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें चाहिए होती हैं। तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट इस तरफ भी हो सकता है आपका। यहाँ पर आप बड़े बड़े वेयर हाउसेज, यहाँ पर भी क्या है, आप बेसिकली बिजनेसेस को ही इस तरीके का जो स्पेस है वो लीज करेंगे या उनको रेंट पर देंगे। तो वो क्या है, वहाँ गोदाम चला सकते हैं, वहाँ फैक्ट्री खोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या है, चाहे कोई उसमें स्टोरेज पर्पज से जो है उस स्पेस का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे फैक्ट्री है तो कोई प्रोडक्शन का काम वहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स में ऑफ कोर्स आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रेंटल इनकम ऑफ कोर्स मिलेगी, क्योंकि इतना बड़ा स्पेस आप देंगे और इतने बड़े लेवल पर काम होगा, तो आपको ज़्यादा इनकम यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन हालांकि आपको इसके लिए अच्छी खासी रिसर्च चाहिए होगी, अच्छी खासी इंडस्ट्री की नॉलेज चाहिए होगी कि हाँ किस तरीके का स्पेस आपको क्रिएट करना है, किस तरह के बिजनेसेस को आप लीज कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेसेस को लीज करेंगे ना जहाँ से प्रॉफिट आएगा। तो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स भी आपको एक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाता है इस सेक्टर में। इसके अलावा बात करें तो लैंड इन्वेस्टमेंट आ जाता है। लैंड इन्वेस्टमेंट बेसिकली आप ज़मीन खरीद लेते हैं और बड़ी बड़ी ज़मीनें आप खरीदते हैं और आप उसको अपने पास रहने देते हैं, और फिर जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तब आप उसे बेचते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको क्या है प्रॉफिट होता है। हालांकि थोड़ा इलिक्विड होता है, लिक्विडिटी इसमें कम है, आप तुरंत नहीं बेच सकते इस तरह के इन्वेस्टमेंट को। आपको अगर पैसों की ज़रूरत है, आपके पास बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड है, तो आपको थोड़ा सा टाइम जो है स्पेंड करना पड़ेगा, तो इसकी जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है इसमें रिटर्न्स के लिए, और साथ ही साथ में आप इसमें क्या है डेवलपमेंट, फ्यूचर डेवलपमेंट और अप्रिसिएशन के हिसाब से आप ज़मीन को जो है ख़रीदते हैं। इसमें भी आपको अच्छी खासी रिसर्च जो है वो करनी पड़ती है। तो ये कुछ मेन तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर आप डायरेक्टली लैंड परचेज करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके के लैंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको बोलूँ कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में, तो एक तो ये थी जो डायरेक्ट अप्रोच है, जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। दो बेसिक तरह की अप्रोचेज हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट अप्रोच या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें आप डायरेक्टली क्या है प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, जिससे आपको क्या है रेंटल इनकम मिल रहा है ना, रेंट के थ्रू आप इनकम बना रहे हैं, और साथ में कैपिटल अप्रिसिएशन भी है, क्योंकि प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते ही हैं और यूजुअली बढ़ते ही हैं। और इसके अलावा क्या है, आपको भाई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको उसे मैनेज करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होगी। ये नहीं है कि लेकर छोड़ दिया, ऑफकोर्स प्रॉपर्टी आपको देखनी पड़ेगी, कोई डैमेज तो नहीं है, उसको सारे रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हालांकि जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ी सी लिक्विडिटी इसमें कम होती है, क्योंकि आप एकदम से ज़मीन नहीं बेच सकते, आपको पहले बायर ढूंढना होगा उसके लिए, चाहे आप वो किसी ब्रोकर के थ्रू ढूंढ रहे हैं, चाहे खुद पर्सनल लेवल पे ढूंढ रहे हैं। तो एकदम से ये नहीं है कि आज आपने सोचा और कल आपने बेच दिया, ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए क्या है, इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो
तो एक तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो कि जनरल तरीका है जो रियल एस्टेट में देखा जाता है। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगी इनडायरेक्ट जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी आप रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपके पास डायरेक्ट ओनरशिप नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट जैसे आप प्रॉपर्टी खरीदते तो डायरेक्ट आपके नाम पर प्रॉपर्टी होगी कि हाँ आपने ये घर खरीदा या आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी, आपके नाम पर होगा। इनडायरेक्ट में आपको क्या है, यूनिट्स मिल जाएंगे, फ्रैक्शनल ओनरशिप आपके पास होगी, डायरेक्ट या कंप्लीट ओनरशिप नहीं होगी क्योंकि आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। इससे क्या है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है ना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड स्टॉक्स वगैरह में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा और अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ या और डाइवर्सिफाई जो है वो करना चाहती हूँ, तो ऐसे में क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है जिससे आप अलग अलग ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लस यहाँ इस इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको ईजी एंट्री मिलती है और एग्जिट भी आपका उतना ही ईजी है। अगर आपने इन 5 तरीकों, जो मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी, और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं 5 बताऊंगी, तो यहाँ पर आप एंट्री इजीली कर सकते हैं, इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इतने रिटर्न्स मिल गए या मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ या निकलना चाहता हूँ, तो आप एग्जिट भी क्या है इजीली ले सकते हैं। तो 5 ऐसे अप्रोचेस पर डिस्कस करते हैं बिना प्रॉपर्टी खरीदे आप रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करें, ऐसे 5 तरीके। सबसे पहला है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की अगर बात करें तो इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट एक्सप्लेनर बनाया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें मैंने अलग अलग तरह के रीट्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ है कैसे काम करते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, आप ऊपर दिए हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं उसके लिए। सो बेसिक जस्ट मैं आपको दे देती हूँ। रीट में बेसिकली क्या होता है, ये भी क्या है आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, स्टॉक्स की तरह ही ट्रेड होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े आपके ट्रस्ट्स होते हैं। इंडिया में भी रीट अभी बहुत पुराना नहीं है, बहुत पहले से नहीं चला रहा है, नया ही है, तो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस पे NSE या BSE पे देखेंगे तो आपको बहुत सारे रीट्स के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, थोड़े बहुत मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ट्रस्ट्स होते हैं ये क्या है, प्रॉपर्टीज में ही अल्टीमेटली इन्वेस्ट करते हैं। ये बड़े बड़े ट्रस्ट होते हैं, तो ये क्या है, प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, है ना, रियल एस्टेट में ये इन्वेस्ट करते हैं और आप क्या है इनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इनका जो आगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है अगर बढ़ेगा घटेगा तो आप उसके हिसाब से रीट अपना चूज करेंगे। और जब आप चूज करेंगे स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे उसे, तो आपको क्या है उसके घटने बढ़ने से फायदा होगा। जैसे स्टॉक्स में स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपको क्या है कैपिटल गेन मिलता है, लाइकवाइज रीट में भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है। बस क्या है आपका पैसा अल्टीमेटली कहाँ पर रहा है, रियल एस्टेट में लग रहा है। स्टॉक्स में तो प्राइवेट पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें आपका पैसा लगता है। रीट में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा पूल करते हैं, ऐसे में इन्वेस्ट किया जाता है रीट्स में, और साथ साथ में यहाँ पर आपको डिविडेंड्स भी देखने को मिलते हैं। इनको स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड किया जाता है, लिक्विडिटी मिलती है आपको क्योंकि स्टॉक की तरह है, तो आप जब चाहे तब एंट्री कर लो, जब चाहे तब एग्जिट कर सकते हो। ऑफ कोर्स चार्जेस लगेंगे और इजी एंट्री और एग्जिट होती है। उसके बाद बात करें दूसरा तरीका हो जाता है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स और ETFs का। म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो है, तरह तरह के म्यूचुअल फंड्स जो हमें देखने को मिलते हैं, उसके लिए भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर हम बात करें ETFs के ऊपर भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर दिए हुए लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स और ETFs का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा। पहली बात तो म्यूचुअल फंड्स पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे थीमेटिक सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक वैसे ही रियल एस्टेट के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड्स है, कोई फंड हाउस है, वो ऐसा म्यूचुअल फंड लेकर आएगा जिसमें वो कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट कंपनीज में। यहाँ पर रीट्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है वो फंड हाउस, है ना। तो म्यूचुअल फंड्स आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे जो कि अल्टीमेटली कहाँ पर इन्वेस्टेड है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। तो आप क्या है इनडायरेक्टली उस फंड हाउस के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें। लाइकवाइज ETFs का हिसाब है, ETFs भी क्या है आपके ट्रेड होते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, लेकिन ट्रेड कैसे होते हैं ETFs स्टॉक्स की तरह। तो आपको यहाँ पर भी फायदा क्या मिल रहा है कि आपके ऐसे म्यूचुअल फंड्स हो जाएंगे जो कि रियल एस्टेट से लिंक्ड होंगे, आप उनमें ETFs के थ्रू जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप म्यूचुअल फंड्स और ETFs का कॉन्सेप्ट पहले एक बार वीडियोस के थ्रू देख लें और फिर रियल एस्टेट की तरफ आएँ, है ना। तो बेसिकली एक सब टाइप आ जाएगा म्यूचुअल फंड्स और ETFs में, जिसके थ्रू आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं रियल एस्टेट में। इसमें आपको और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। प्लस इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या है आपको मैनेज नहीं करना है फंड को, फंड जो है वो फंड मैनेजर उसको मैनेज करेगा। तो लाइकवाइज रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड है अगर कोई, तो उसे
भी फंड मैनेजर मैनेज करेगा, तो यहाँ पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है आपको नज़र आ जाती है। और आप छोटे छोटे अमाउंट्स भी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको करोड़ों का या लाखों का इन्वेस्टमेंट करना है, आप छोटे छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है रियल एस्टेट स्टॉक्स। तो बेसिक है स्टॉक्स, तो आप सबको पता ही होंगे, है ना। आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं बहुत सारी जो कि रियल एस्टेट के डेवलपमेंट और मैनेजमेंट के ऊपर काम करती हैं। मतलब रियल एस्टेट से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर देखा जाए जनरली स्पीकिंग, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न्स जो है रियल एस्टेट के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। हिस्टोरिकली भी अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को मिला है। तो स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा बॉन्ड्स आ जाते हैं आपके, है ना। कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, वैसे ही रियल एस्टेट बॉन्ड्स भी होते हैं जिनको रियल एस्टेट कंपनीज के थ्रू इशू किया जाता है ना। वो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फंड रेज करने के लिए इस तरीके के बॉन्ड्स को इशू करते हैं। इसमें क्या है, आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम जो है ऑफर होती है, लेकिन ऑफ कोर्स कंपनी के परफॉर्मेंस पर ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी इनकम आपको जनरेट होगी। तो बॉन्ड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पांचवा तरीका जो है वो भी थोड़ा सा नया है, बट एक अच्छा तरीका है अगर आपके पास कम कॉर्पस है। तो अगर आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो हो जाता है क्राउड फंडिंग इन रियल एस्टेट। क्राउड फंडिंग एक बहुत ही बेसिक तरीका है। एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आप, लेट्स से आप 5 दोस्त हैं और आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है। लेट्स से आपको एक बाइक खरीदनी है, आप 5 दोस्त हैं। अब वो बाइक बहुत महंगी है, लाखों की बाइक है, आप लोगों के पास इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर आप पाँचों एक साथ पैसे मिला दें तो वो लाखों की बाइक जो है वो आप खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया, आपने क्राउड फंडिंग की। अब क्योंकि आप पांचों ने जो है वो बाइक परचेज की, तो बारी बारी से जब आप पांचों का मन करेगा आप बारी बारी से उसको चला सकते हैं। बेचनी भी होगी तो जब बेची जाएगी तो जो हिस्सा आएगा वो पांचों में बट जाएगा ऑब्वियसली। लाइकवाइज रियल एस्टेट में जो क्राउड फंडिंग है उसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, कोई बिल्डर प्रॉपर्टी बनाना चाहता है 100 करोड़ की, 10 करोड़ की, लेट्स नॉट गो टू द अमाउंट, बट लेट्स से बहुत बड़ा अमाउंट है और इतना आपके पास अमाउंट है नहीं, आपके पास आप छोटा सा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, बहुत सारे लोग क्या है, एक प्लेटफॉर्म के जरिए एक साथ आते हैं, उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। वो प्रॉपर्टी आपकी डेवलप होगी आगे, उस प्रॉपर्टी के डेवलप होने से आपको या तो रेंटल इनकम आप बना सकते हैं, रेंट पे दे दो, रेंट बना लो, या फिर लॉन्ग टर्म अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। प्लस जब कभी वो प्रॉपर्टी बेची जाएगी, किसी और बिल्डर को बेची जाएगी, लेट्स से किसी और डेवलपर को बेची जाएगी, तो वहां से जो आप बेचने पर जो अमाउंट आएगा वो भी क्या है, सारे के सारे इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब क्या है, इंडिया में भी थोड़ा सा रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। तो अब क्या है, धीरे धीरे करके इस तरीके के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं। प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप क्या है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, इस तरीके की चीज़ें दिखाएंगे आपको कि जहाँ आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन इन्वेस्ट कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अपना जो है शेयर रख सकते हैं, थोड़ी बहुत अपनी हिस्सेदारी जो है रख सकते हैं। बहुत सारे रियल एस्टेट के ऑप्शन है जिनसे आप चूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, अर्निंग्स आपकी रेंटल इनकम से आ सकती हैं या प्रॉपर्टी सेल्स के थ्रू आ सकती हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, छोटे अमाउंट से भी आपका काम बन सकता है, राइट। तो ये कुछ 5 तरीके हैं जिससे आप इनडायरेक्टली रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना प्रॉपर्टी को एक्चुअली खरीदे। आई होप आपको ये तरीके समझ आए होंगे। अब एक बार बात कर लेते हैं कि अगर आप कंसिडर कर रहे हैं इन्वेस्ट करना, तो आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़रूर ध्यान में रखनी है। बेसिक चीज़ें हैं। सबसे पहले तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रियल एस्टेट में, कि फंडामेंटल आ जाता है लोकेशन का। भाई आप प्रॉपर्टी जहाँ भी खरीदें, आपको पहले ये देखना है कि वो लोकेशन कैसी है, उस लोकेशन, उस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर एम्यूनिटीज़ कैसी हैं। देखो जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी एम्यूनिटीज़ होंगी, उस जगह पर ज़्यादा जो है आपको सेल वगैरह, रेंट वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा, हालांकि वो महंगी भी होगी। तो आपको क्या है, ये आपका काम है उस जगह का रिसर्च करना कि वो जगह कैसी है, लोकेशन कैसी है, एम्यूनिटीज़ कैसी हैं। जितनी अच्छी जगह आपकी होगी ऑफ कोर्स उतने अच्छे रिटर्न्स आपको ही मिलेंगे। उसके बाद बात करें तो मार्केट ट्रेंड्स भी आप ज़रूर देखें अगर आप रियल एस्टेट में एंटर कर रहे हैं कि करेंटली मार्केट कैसा चल रहा है। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि रीसेंट न्यूज़ क्या है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि अच्छा रियल एस्टेट अभी इस तरीके से कर रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का थोड़ा शेयर कम हुआ है, हालांकि ईयरली अगर देखें तो इंक्रीज ही हुआ है। तो मार्केट ट्रेंड्स को देखिए, रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ा सा रिसर्च कीजिए कि कैसा चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस जो है वो कैसा चल रहा है, डायनामिक्स कैसे हैं, लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, क्या माहौल चल रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, इन्फॉर्म डिसीजन आपका बनेगा अगर आप मार्केट ट्रेंड्स को भी नज़र में रखेंगे। तो उसके बाद लीगल ड्यू डिलिजेंस, भाई ऑफ कोर्स ये तो बेसिक सी चीज़ है। अगर आप प्रॉपर्टी जो है खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेसिकली,
क्योंकि अभी हम इन्वेस्टिंग की बात करें, तो अगर आप खरीद रहे हैं तो भाई आप प्रॉपर्टी टाइटल्स को वेरीफाई कीजिए, आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक कीजिए और साथ में देखिए कि जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो लोकल कंप्लायंस जो है, सॉरी लोकल रेगुलेशन जो है वो फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ताकि कोई भी लीगल मैटर जो है वो आपको फेस ना करना पड़े, है ना। चाहे आप इसमें आप लॉयर की मदद भी ले सकते हैं, तो लीगल मैटर्स को भी अच्छे से चेक कीजिए इन्वेस्ट करने से पहले। इसके बाद इन्वेस्टमेंट टाइप अपना सिलेक्ट कीजिए। भाई अगर आप अपना डायरेक्ट अप्रोच इस्तेमाल करें, डायरेक्टली अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरीके की प्रॉपर्टी लेनी है। आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेनी है, आपको किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, पहले वो भी आपको डिसाइड करना होगा अपने जो है ना रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से। अगर आप इनडायरेक्ट ले रहे हैं, रीट ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, ETF ले रहे हैं, तो वो भी आपको अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न, अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से डिसाइड करना जरूरी है इन्वेस्ट करने से पहले। उसके बाद आ जाता है डेवलपर रेपुटेशन। डेवलपर रेपुटेशन, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि फंड मैनेजर होता है जो कि पूरे फंड को मैनेज करता है कि कौन से स्टॉक में कब कितना जो है हिस्सेदारी रखनी है, कितना इन्वेस्ट करना है। लाइकवाइज क्या है, जब आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेवलपर के ऊपर रिसर्च करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, लीगल डिस्प्यूट्स तो नहीं हुए हैं डेवलपर के साथ, इस तरीके की चीज़ें, ताकि आगे चल के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी रिस्क है तो वो बहुत ही कम हो ही ना बेसिकली। नॉर्मली अगर हम देखें तो क्या होता है कि अगर आपका जो लोन है, अगर मान लो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और अगर आप लोन ले रहे हैं और अगर आपका लोन बहुत ईजिली अप्रूव हो गया है, तो ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो वो प्रॉपर्टी है वो क्रेडिबल है, यानी आपको उसमें कोई इशू नहीं आएगा। हालांकि अगर आप होम लोन वगैरह ले रहे हैं तो उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, या कोई भी किसी भी तरह का आप लोन ले रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी कंसिडर की जाती हैं। लेकिन यूजुअली जो बैंक्स वगैरह होते हैं वो ऐसे लोन्स को ईजिली अप्रूव कर देते हैं जो कि क्रेडिबल प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके लोन्स को ईजिली अप्रूव कर दिया जाता है। तो डेवलपर रेपुटेशन देखना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, शुरुआत कैसे कर सकते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। बाकी मोटी मोटी रिसर्च तो मैंने आपको बता दी है, बाकी इन डेप्थ रिसर्च करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मनी जो है, पैसा जो है वो आपका लगेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा रियल एस्टेट कैसे में आप जो है कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना समझ आ गया है कि हाँ पोटेंशियल है कैपिटल अप्रिसिएशन का, ऑफ कोर्स पैसा अच्छा खासा बन जाता है रियल एस्टेट में, है ना। स्टडी इनकम हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, एक हेज मिल जाता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट। जैसे सोना है, जैसे हम सोना लेते हैं वैसे ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक टैंजिबल एसेट मिल जाता है हमें। लेकिन हालांकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो थोड़ी सी लिक्विडिटी कम है ना, क्योंकि आप इसे तुरंत नहीं बेच सकते, आपको इसे मैनेज करना भी आपको ज़रूरी है। साथ में मार्केट फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिल सकता है। अगर आप इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट अगर ऊपर नीचे होगा तो आपको इस रियल एस्टेट पर इसका असर जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। सो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के सेशन में इतना ही था, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक कीप वॉचिंग ET Now। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.